नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है, भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहाँ FMCG सेक्टर पार्ट 2 के विषय में चर्चा करेंगे। FMCG को सिंपल भाषा में समझे तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं। ये सेक्टर ई कॉमर्स एंड रिटेल का एक हिस्सा ही है। जो ई कॉमर्स एंड रिटेल सेक्टर में हमने देखा 2021 से 22 में ग्राहकों के लिए बरगद के पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से 300 मिलियन से अधिक FMCG बोतलों का उत्पादन किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, रैकेट, शेल और HPCL शामिल हैं। 2021 में ओरल केयर की दिग्गज कंपनी कोलगेट पामोलिव ने स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में भारत में रिसाइकल करने योग्य टूथपेस्ट ट्यूब लॉन्च की है। 2021 में मिंत्रा ने टिकाऊ कपास खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने के एक हिस्से के रूप में बेटर कॉटन इनिशिएटिव के साथ भागीदारी की। उद्योग मंडल फिक्की और प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ई कॉमर्स बाजार 2021 में 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2026 तक 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अक्टूबर 2022 में डाबर ने बादशाह मसाला प्राइवेट लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। 587.52 करोड़ $, 71.81 मिलियन समापन तिथि पर कम आनुपातिक ऋण, बादशाह उद्यम का मूल्य रु. 1152 करोड़ $140 और 81 सेंट मिलियन। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कुल रुपया 2025 तक 700 करोड़ के निवेश के साथ सुमेरपुर में HUL की अत्याधुनिक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। जुलाई 2022 में इमामी ने भारत में पेटकेयर सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए कैनस ल्यूपस में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। जुलाई 2022 में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड GCPL ने गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश का अनावरण किया, जो भारत का पहला रेडी टू मिक्स बॉडी वॉश मात्र ₹45। जून 2022 में पेप्सिको इंडिया ने अपने सबसे बड़े ग्रीनफील्ड खाद्य पदार्थ विनिर्माण संयंत्र के लिए अपनी विस्तार योजना की घोषणा की, जो उत्तर प्रदेश के कोसी कलां, मथुरा में 186 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लोकप्रिय लेज आलू चिप्स का उत्पादन करता है। अप्रैल 2022 में डाबर इंडिया ने अंतिम मील उत्पाद वितरण के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला में 100 इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े को शामिल करने की योजना की घोषणा की। मार्च 2022 में इमामी ने रैकेट से डमिकूल का अधिग्रहण रुपए में किया। 432 करोड़ $, 55.37 मिलियन। फरवरी 2022 में डाबर इंडिया ने ऊर्जा प्रदाता इंडियन ऑयल के साथ एक विशेष साझेदारी बनाई, जो डाबर के उत्पादों को पूरे भारत में लगभग 140 मिलियन इंडियन LPG उपभोक्ता घरों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगी। फरवरी 2022 में डाबर इंडिया ने 3 महीने पहले ही लगभग 22,000 मीट्रिक टन उपभोक्ता प्लास्टिक को इकट्ठा करने, संसाधित करने और रिसाइक्लिंग करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। फरवरी 2022 में मैरिको लिमिटेड ने अपने वैश्विक परिचालन में 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य की घोषणा की है। नवंबर 2021 में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स TCPL ने टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड से टाटा स्मार्ट फूड्स लिमिटेड TSFL के 100% इक्विटी शेयर रुपए के नकद प्रतिफल पर हासिल करने के लिए निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 395 करोड़ $, 53.13 मिलियन। ये कदम मूल्यवर्धित श्रेणियों में विस्तार करने के TCPL के रणनीतिक इरादे के अनुरूप था। नवंबर 2021 में यूनिलीवर PLC ने अपने वैश्विक चाय व्यवसाय को CVC कैपिटल पार्टनर्स को 4.5 बिलियन यूरो, 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचने पर सहमति व्यक्त की। बेचा जा रहा व्यवसाय एकातेरा लिप्टन, PG टिप्स, पूका हर्ब्स और सहित 34 चाय ब्रांडों के पोर्टफोलियो की मेजबानी करता है। नवंबर 2021 में मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने अपने हैप्पी मील में एक अलग फल पेय बी नेचुरल को जोड़ने के लिए FMCG कंपनी ITC के साथ साझेदारी की, जो दक्षिण और पश्चिम भारत के सभी मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां में उपलब्ध होगा।
मुख्य रूप से 3-12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। अक्टूबर 2021 में प्रॉक्टर एंड गैम्बलर ने ग्रामीण भारत में 500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। सितंबर 2021 में भारतीय चाय ब्रांड वाहदाम इंडिया ने रुपया 174 करोड़ IIFL AMC के प्राइवेट इक्विटी फंड के नेतृत्व में सीरीज डी राउंड के हिस्से के रूप में धन बटोरा। सितंबर 2021 में आरपी संजीव गोयनका समूह ने 400-500 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखते हुए त्वचा और बालों की देखभाल के उत्पाद लॉन्च करके व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र में प्रवेश किया। अगले 4 से 5 वर्षों में सितंबर 2021 में अदानी विल्मर ने फॉर्च्यून मार्ट नाम से भौतिक स्टोर खोलने की घोषणा की, जो विशेष रूप से फॉर्च्यून और अन्य अदानी विल्मर ब्रांड के उत्पाद बेचेंगे। इसी तिमाही में ग्रामीण बाजार में 14.6% की वृद्धि दर्ज की गई और मेट्रो बाजारों में 2 तिमाहियों के बाद वृद्धि दर्ज की गई। 2015 से 20 के दौरान अंतिम उपभोग व्यय 5.2% की CAGR से बढ़ा। फिच सॉल्यूशंस के अनुसार महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण 2020 में 9.3% से अधिक की गिरावट के बाद 2021 में वास्तविक घरेलू खर्च में 9.1% की वृद्धि होने का अनुमान है। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार FMCG क्षेत्र की राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2011 में 5-6% से दोगुनी होकर वित्त वर्ष 2012 में 10-12% हो जाएगी। सरकारी पहल। भारत में FMCG क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं। केंद्रीय बजट 2023 से 2024 खाद्य अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास और नवाचार में प्रगति के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो FMCG क्षेत्र की मामूली वृद्धि के लिए बेहद उत्साहजनक है। स्वास्थ्य लाभ के लिए बाजरा को बढ़ावा देने की सरकार की पहल से देश में बाजरा की खपत और उत्पादन में वृद्धि होगी। इसका समर्थन करने के लिए सरकार ने घोषणा की कि हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान और नवाचारों के आदान प्रदान के लिए विश्वव्यापी उत्कृष्टता केंद्र बन जाएगा। 2022 में सरकार ने घोषणा की कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने रुपए का निवेश किया है। PLI योजना के तहत अब तक 4,900 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसे मार्च 2021 में रुपए के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। 10,900 करोड़ खाद्य उत्पादों की बिक्री और निर्यात बढ़ने की संभावना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए PLI योजना के तहत कुल 182 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इसमें PLI योजना के तहत बाजरा आधारित उत्पादों के लिए 30 आवेदन, 8 बड़ी संस्थाएं और 22 SME शामिल हैं। 2022 में रुपए के निजी निवेश का लाभ उठाते हुए कुल 112 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं पूरी की गई और चालू की गई। 706.04 करोड़ और 25,293 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने आयकर अधिनियम के तहत पैकेज और संरक्षण के लिए स्थापित नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के मामले में 5 वर्षों के लिए लाभ का 100% और अगले 5 वर्षों में लाभ का 25% कटौती की अनुमति दी है। फल और सब्जियां। डेयरी मशीनरी पर 16% उत्पाद शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है और मांस, पोल्ट्री और मछली उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है। रुपये की राशि। व्यवसाय करने में आसानी में सुधार करते हुए देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए ऊष्मान केंद्रों की स्थापना और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सेतु के लिए नीति आयोग में शुरुआत में 1,000 करोड़ की स्थापना की जा रही है। सरकार के प्रोत्साहन और FDI फंड ने FMCG क्षेत्र को रोजगार को मजबूत करने, अधिक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और स्थापित खुदरा बाजारों में FMCG ब्रांडों के लिए उच्च दृश्यता हासिल करने में मदद की है। केंद्रीय बजट 2023 से 24 ने PLI योजनाओं के लिए $976 मिलियन आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य आयात लागत को कम करना, घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, घरेलू क्षमता में वृद्धि करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। केंद्रीय बजट 2022 से 23 के अनुसार उपभोक्ता मामलों के विभाग को 1,725 करोड़ रुपए 222.19 मिलियन आवंटित किए गए हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को 215,960 करोड़ रुपए 27.82 बिलियन आवंटित किए गए हैं। 2021 से 22 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की मदद के लिए सरकार ने रुपये 10,900 करोड़
$1.4 बिलियन के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग PLISFPI के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना कंपनियों को 1.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के परिव्यय के साथ निर्यात को बढ़ावा देने का एक बड़ा अवसर देती है। नवंबर 2021 में फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों SHG को सशक्त बनाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्हें ई-कॉमर्स क्षेत्र में लाकर कंपनियां हाल की बजट घोषणाओं पर भरोसा कर रही हैं, जैसे गेहूं और धान किसानों को न्यूनतम समर्थन भुगतान MSP में 2.37 लाख करोड़ 30.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सीधा हस्तांतरण और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत करना। ग्रामीण भारत सरकार ने कैश एंड कैरी सेगमेंट और सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% FDI के साथ साथ मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% FDI को मंजूरी दे दी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को सरल, त्वरित, सुलभ, किफायती और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित करने पर विशेष जोर देते हुए एक नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार किया है। वस्तु एवं सेवा कर GST FMCG उद्योग के लिए फायदेमंद है क्योंकि साबुन, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल जैसे कई FMCG उत्पाद अब 23 से 24% की पिछली दर के मुकाबले 18% कर दायरे में आते हैं। साथ ही खाद्य उत्पादों और स्वच्छता उत्पादों पर GST घटाकर क्रमशः 5 से 0% और 18 से 12% कर दिया गया है। GST से FMCG क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स को एक आधुनिक और कुशल मॉडल में बदलने की उम्मीद है क्योंकि सभी प्रमुख निगम अपने परिचालन को बड़े लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग में बदल रहे हैं। बढ़ती आय और उच्च आकांक्षा स्तर के संयोजन के कारण ग्रामीण खपत में वृद्धि हुई है। ग्रामीण भारत में ब्रांडेड उत्पादों की मांग बढ़ी है। दूसरी ओर FMCG क्षेत्र में असंगठित बाजार की हिस्सेदारी घटने के साथ आधुनिक खुदरा क्षेत्र में वृद्धि के कारण ब्रांड चेतना के बढ़े हुए स्तर के साथ संगठित क्षेत्र की वृद्धि बढ़ने की उम्मीद है। भारत में खाद्य सेवाओं की मांग को बढ़ाने वाला एक अन्य प्रमुख कारक मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में बढ़ती युवा आबादी है। भारत में युवा उपभोक्ताओं का एक बड़ा आधार है जो अधिकांश कार्यबल बनाते हैं और समय की कमी के कारण उन्हें खाना पकाने के लिए मुश्किल से समय मिलता है। उम्मीद की जाती है कि ऑनलाइन पोर्टल भीतरी इलाकों में प्रवेश करने की कोशिश करने वाली कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसी कंपनी की पहुंच बढ़ाने के लिए सस्ता और अधिक सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराने में इंटरनेट ने बड़ा योगदान दिया है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2025 तक 1 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। अनुमान है कि 2020 तक भारत में सभी FMCG खपत का 40% ऑनलाइन हो जाएगा। कुल FMCG बिक्री में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी 11% बढ़ने की उम्मीद है। 2030 तक अनुमान है कि GST लागू करने से भारत को प्रति वर्ष 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ होगा। उम्मीद है कि GST और नोटबंदी से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी और लंबी अवधि में संरचित तरीके से आर्थिक विकास होगा और क्षेत्र के भीतर कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। हम इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं, चाहे हम इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग टर्म में निवेश करें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।